प्रदेश जनता दल यू के अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ भाई, जनता दल यू संसदीय दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रामसुंदर दास जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरकिशोर बाबू, पार्टी के यहाँ उपस्थित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, श्री विजय कुमार चौधरी जी, रसूल बलियावी साहब, श्याम रजक जी, भीम सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद, राज्य परिषद के सभी सदस्यगण और राज्य समिति के यहाँ उपस्थित और विभिन्न प्रकोष्ठों के यहाँ उपस्थित पदाधिकारीगण, जिलों के अध्यक्ष, और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, साथियों, कल राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी और राज्य कार्यकारिणी ने जिन प्रस्तावों को तैयार किया उस पर आज राज्य परिषद की भी मुहर लगी। मैं कुछ अपनी बात रखूं इसके पहले एक काम शायद करना भूल गए हैं लोग। चुनाव के बाद विजय चौधरी जी जब मंत्री बन गए तो उन्होंने अध्यक्ष पद का त्याग कर दिया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदरणीय वशिष्ठ भाई को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया और उसके बाद राज्य परिषद की बैठक हो रही है। तो राज्य परिषद का यह एक वैधानिक दायित्व है और कर्तव्य भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय पर अपनी मुहर लगाए। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी के मनोनयन का यह राज्य परिषद अनुमोदन करती है। आप सब लोगों ने कहने के पहले ही हाथ उठा दिया। तो अब इसको मंजूर माना जाए या कोई? वशिष्ठ भाई जब से अध्यक्ष बने हैं, मैं सबसे पहले बधाई देता हूं वशिष्ठ भाई को। और जब से इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के कार्य का दायित्व संभाला है तब से मैं देख रहा हूं पार्टी में और गतिविधियां तेज हुई हैं। आमतौर पर चुनाव आदि के बाद संगठन में एक सुस्ताने का दौर चलता है कि बहुत काम हुआ, कुछ दिन सुस्ताया जाए। लेकिन वशिष्ठ भाई ने जब कार्यभार संभाला तो किसी को सुस्ताने का मौका इन्होंने नहीं दिया। और जहां तक मेरी जानकारी है, जितने प्रकोष्ठ हैं सभी प्रकोष्ठों की बैठक इन्होंने अपने स्तर पर की है
या अपने द्वारा मनोनीत पार्टी के किसी प्रतिनिधि के समक्ष उनकी पूरी समीक्षा हुई है और सब लोगों को आगे काम करने का इन्होंने दिशा निर्देश दिया है। और राज्य कार्यकारिणी की बैठक और राज्य परिषद की बैठक तो पिछले महीने ही होने वाली थी, लेकिन मेरी मां के निधन के कारण जो इन्हें नहीं करना चाहिए था उस बैठक को स्थगित कर दिया। वैसे शोक की उस घड़ी में आप सब लोगों ने जो हमें संवेदना दी और मेरा ढाढ़स बंधाया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। ये काम 1 महीना पहले हो गया होता, लेकिन उस समय चूंकि इन्होंने स्थगित कर दिया, इसलिए 1 महीने के बाद ये कार्यक्रम हो रहा। और अब संगठन का नया कार्यक्रम इन्होंने आज ही निर्धारित कर दिया है। जो काम चुनाव के चलते बीच में स्थगित था, विशेष राज्य के दर्जा की मांग को लेकर जो हस्ताक्षर अभियान चलाने का काम शुरू हुआ था, वो चुनाव के चलते बीच में स्थगित हो गया। लाखों हस्ताक्षर इकट्ठा हो चुके हैं। अब उसको भी आगे और तेज गति से चलाने के बारे में आज ही आपने निर्णय लिया। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये बिहार के जन जन की मांग है और इसको पूरी मुस्तैदी से चलाइए। हस्ताक्षर अभियान चलना चाहिए और एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 1 करोड़ हस्ताक्षर हम लोग जुटाएंगे। और 1 करोड़ हस्ताक्षर जुटाना मुश्किल नहीं है। आप जिसके सामने भी कागज रखेंगे वो इस पर दस्तखत करेंगे और इसके माध्यम से आपका व्यापक जनसंपर्क होगा और उस हस्ताक्षर के साथ ज्ञापन सुपुर्द किया जाएगा केंद्र सरकार को। ये जन जन की मांग है, इसलिए उस काम को भी करना है। उसके अलावे जितने तरह के कार्य विभिन्न प्रकोष्ठों के लिए निर्धारित हुए हैं, आप अपना काम कीजिए। सदस्यता अभियान भी चलना है। हम सदस्यता अभियान को भी जब राज्य कमेटी शुरू करेगी उसमें भी जोर लगाना है और सदस्यता अभियान और विशेष राज्य के दर्जा की मांग पर हस्ताक्षर अभियान दोनों साथ साथ भी चल सकता है। दोनों में कोई विरोध नहीं है, आखिर किन्हीं के पास आप जाएंगे। और अभी एक जो जनता का रुझान है, इसको आप सब लोग समझ सकते हैं। और इस बार के चुनाव में जिस तरह से लोगों ने अपनी राय व्यक्त की, उसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। ये कोई साधारण चुनाव नहीं हुआ और किन परिस्थितियों में चुनाव हुआ इसको नहीं भूलना चाहिए। लोकसभा में जबरदस्त सफलता मिलने के बाद उपचुनावों में हमें सफलता नहीं मिली। अब उसके कई कारण हैं, लेकिन उसको आधार बना करके पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हुई। अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमले हुए। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। आप सब लोगों ने सब कुछ देखा होगा। बेसिर पैर की बातें की गई। न जाने कितने लोग कब से मेरे पेट के दांत का इलाज कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं है। एक बार हमने अपने को ऑफर किया था कि हम एमआरआई कराने को तैयार हैं कि दांत है कि नहीं देख लिए। मजाक में भाई, राजनीतिक बात से बात यहां तक पहुंच जाती थी। वो सब माहौल किया गया। क्या क्या माहौल खड़ा किया गया। कभी
बटाईदारी बिल का भूत दिखाया गया, न जाने क्या क्या विषय छेड़े गए। उससे भी नहीं हुआ तो कुछ और मुद्दों को भी छेड़ा गया। एसी डीसी का पूरा फुल फॉर्म भी जो लोग नहीं जानते हैं कि दोनों का अर्थ क्या है, एसी बिल और डीसी बिल का, वो बोल रहे थे लोग, एसी बिल, डीसी बिल, एसी बिल, डीसी बिल। तो क्या क्या किया गया ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। और अंत में जब चुनाव ठीक बचा तो नक्सलियों द्वारा बंधक बनाए गए हमारे कुछ पुलिस के जवान, हमारे सब मित्र मीडिया के बैठे हुए। और लोग भूल जाते हैं, इनको तो याद रहता है। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक एज है, हर चीज़ रिकॉर्डेड रहता। हाँ, जब चाहें उसको मिटा भी दें, लेकिन अपनी लाइब्रेरी में तो रखते ही हैं। क्या दृश्य उत्पन्न हुआ था, क्या चारों तरफ से एक दबाव का वातावरण, मनोवैज्ञानिक दबाव। और ठीक चुनाव का ऐलान होने वाला है, किसी दिन चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी हो सकती है। और उस परिस्थिति को झेलते हुए, क्योंकि मेरे मन में पक्का था कि चाहे जो भी हो जाए, छोड़ने का कोई विकल्प मेरे पास उपलब्ध नहीं, तरह तरह का माहौल पैदा किया गया। खैर, जिस दिन बंधक छूटते हैं और उस दिन चुनाव का भी ऐलान होता है, 8 सितंबर को, याद कीजिए। तो एक के बाद दूसरा एक वातावरण चारों तरफ बनाने की कोशिश, अंदर बाहर दोनों तरफ से हमले। और केंद्र कोई मदद तो करता नहीं है। केंद्र के जितने मंत्री आते थे, पता नहीं कारपेट बॉम्बिंग करते, खूब मंत्री, रोज मंत्री, भारत सरकार के मंत्री अखबार में छपेंगे, टेलीविजन पर उनकी खबर आएगी। जो आ रहा है वो कह रहा है बिहार में कुछ हो ही नहीं रहा, बिहार को हमने इतना पैसा दिया, अगर कुछ हो रहा है तो दिल्ली के पैसे से हो रहा। अकेला हम जवाब देते रहते थे, इस साइकिल योजना का पैसा दिल्ली का है कि हमारा। वो बोलते रहे और जनता के बीच हम भी अपनी बात कहते रहे, वो छपते रहे और हम धीरे धीरे अपनी बात जनता के दिल और दिमाग में उतारते रहे या उतारने में कामयाब होते रहे। दोनों धारा चलती रही। जब हम विश्वास यात्रा पर निकले थे पिछले साल, भयंकर गर्मी के मौसम में, और जब तापमान था किसी किसी दिन 43 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 डिग्री सेंटीग्रेड था, तब लोगों के बीच में हम खड़े थे और लोगों के चेहरे पर जो हम विश्वास का भाव देखते थे, उसी समय मुझको लग गया था कि लोगों ने अपना मन बना लिया, लेकिन बाकी लोगों को तो दिखाई पड़ता नहीं था। तो ऊपर से एकदम बॉम्बार्डमेंट कर रहे थे दिल्ली के लोग, और न जाने दिल्ली के लोग क्या योजना बना करके, कौन सा करिश्मा होने वाला। यूपी में करिश्मा हो गया, बिहार में होगा, अब पता नहीं बिहार में दुर्गति होने के बाद यूपी में क्या होने वाला है, हम लोग भी देखेंगे। करिश्माई व्यक्तित्व भी उतर रहे हैं। ये सारा माहौल, और उस बीच में लोगों का अपना निर्णय, निश्चय। कतार लंबी लगी तो देश भर में और दुनिया भर में महिलाओं की लंबी कतार की तस्वीर छपी पोलिंग बूथ के सामने। बहुत तकलीफ हुआ लोगों को वोट डालने में, लंबी कतार थी, महिलाओं को और कष्ट हुआ होगा, सबको कष्ट हुआ। अभी चुनाव आयोग की तरफ से और भारत सरकार के विधि मंत्रालय की तरफ से चुनाव के बारे में, सुधार के बारे में राय ली जा रही है। तो हमने कहा कि एक और बाकी सुधार तो के बारे में तो अपनी बात हम लोगों ने कही है, पार्टी की राय। एक बात हमने कही है इस चुनाव के बाद कि हर एक पोलिंग बूथ पर, सभी मतदान केंद्र पर ईवीएम का 2 सेट रहना चाहिए और 2 कतार लगनी चाहिए, एक महिलाओं की कतार और एक पुरुषों की कतार, ताकि वोट जल्दी पड़े।
ये कोई अपील करने से कहा जाता है कि कुछ बड़े बड़े लोग अपील कर देंगे तो वोट पड़ता है, ये भ्रम न पाले। वो कुछ बड़े लोग टेलीविजन पर जो अपील कर देते हैं उससे वोट नहीं बढ़ता, लोगों का मिजाज बनता है तब वोट की मात्रा बढ़ती है, उसकी संख्या बढ़ती है। तो अगर सचमुच चुनाव आयोग को दिलचस्पी है कि वोट मतदाताओं की संख्या बढ़े तो उनकी कठिनाई को समझे, और एक महिलाओं की कतार एक पुरुष की कतार, दोनों के लिए हर एक पोलिंग बूथ पर 2 सेट पोलिंग का हर इंतजाम होना चाहिए, महिलाओं का अलग पुरुषों का अलग। अभी तक 4 महिला दी, तब फिर रोक के 4 पुरुष दी, तो समय लगता है, इससे समय भी कम लगेगा और ज्यादा मतदाता वोट दे पाएंगे। तो देश भर में, दुनिया भर में छपी खबर वोट डालने की, हमने सबको कहा था कि पहले वोट कर लीजिए और तब चूल्हा जलाइए, और न जाने लाखों घरों में ये हुआ, लाखों घरों में हुआ। बहुत जगह के मर्द लोग जानने की कोशिश करते रहे, महिलाएं अपना वोट दे आए, तो अंत में लोग समझ गए कि कहां दिया होगा, ये तीर जाए वहां तीर ही दिया होगा या कमल दिया होगा। तो ये सब हुआ, उसका ही नतीजा है। बहुत लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं, ये रिसर्च करने के लिए भी समय खोज रहे हैं। इसमें क्या रिसर्च कर रहे हैं, दीवार पर लिखा हुआ साफ है, काम करेगा वो लोगों का दिल जीतेगा, जो दिल जीतेगा वही वोट पाएगा। अब अगड़म बगड़म बोलने से वोट नहीं मिलने वाला, या झूठ का सहारा लेने से वोट नहीं मिलने वाला है। लोग काम देखना चाहते हैं। लोग क्या क्या मजाक करते थे, ये जो एहसास था लोगों को शांति का, सुकून का, सुरक्षा का, ये एहसास है, ये दिखलाने की चीज नहीं है, ये मन के अंदर एहसास होता है। तो ये जो एहसास था सबके मन में, और जो एक सामाजिक परिवर्तन हो रहा था समाज में, लड़कियां साइकिल चलाते हुए स्कूल जा रही थी, उनकी मां सोचती थी कि काश उनके दौर में ये साइकिल योजना लागू होती तो वो भी पढ़ती। इसका जो असर पड़ा, सड़क पर चलते थे पहले कितना समय लगता था, अब कितना समय लगने लगा, ये उसका लाभ उठा रहे थे। गांव गांव में स्कूल का भवन बना, अब स्कूल दूर से ही पहचान में आ जाता है। सरकारी अस्पतालों में लोगों ने जाना बंद कर दिया था, वहां लोगों की भीड़ रहती है, दवाएं मिलती थी, ये सब लोग देख रहे थे और लोग बहस दूसरा कर रहे थे। हम कह रहे थे बिहारी बनो, लोगों को कह रहे थे जात में ही रहो। एक तरफ से धारा चल रही थी कि वोट जाति को दिया जाता है, और दूसरी तरफ हम लोग कह रहे थे पहचान सिर्फ जातीय नहीं होती है, पहचान बिहारी होनी चाहिए। आइडेंटिटी, दुनिया भर में बहस चलती है आइडेंटिटी की, पहचान की। तो हम बड़ी पहचान के लिए लगे हैं, लोग उनको जात के घरौंदे में बांटना चाहते थे। तो ये तो लड़ाई थी, बिहारी पहचान और जातीय पहचान के बीच में, और जनता ने फैसला दे दिया कि हम बिहारी रहेंगे। जात अपनी जगह पर है, हजारों साल की संस्था है। भगवान बुद्ध वाली ताकत तो हम लोगों में नहीं है, लेकिन अब जात के आधार पर निर्णय नहीं होगा, इसकी शुरुआत हो गई है। और देखिए अभी भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, चाहे मंच पर रहे या सामने आप लोग रहे। अब विनम्रता पूर्वक माफी मांग करके हम बात करते हैं, अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा। अकेलुहा में आते होंगे तो जरा जाते का दिमाग आ जाता होगा कि देखे तो इतना वोट है तो ये है मेरा पक्का, कुछ होता होगा मन में। तो क्षमा के साथ हम इस बात को बोल रहे हैं, एक लड़ाई और होगी। सभी तरह के जातिवादी एक तरफ इकट्ठा होंगे, सभी तरह के जातिवादी, और सभी बिहारी एक तरफ इकट्ठा होंगे। अब वो फैसला जरा और अद्भुत होगा, और उसके बाद तो ये खत्म,
उसके बाद खत्म, लोग भूल जाएंगे। शादी ब्याह में शायद जात पात लोग जान जाए कि फलना जात हैं, फलना जात हैं। कोई मामूली बात नहीं हो रही है बिहार में, सामाजिक परिवर्तन हो रहा, बहुत बड़ा काम हो रहा। तो भाई अब तय तो हम लोगों को करना पड़ेगा ना कि ये इतना बड़ा जो परिवर्तन हो रहा है उसके हम वाहक बनेंगे या इस परिवर्तन का विरोध करेंगे या इस परिवर्तन से घबरा कर किनारा कस लेंगे। तीन विकल्प है। या तो इस परिवर्तन की धारा में शामिल हों, या इसका विरोध करें, या डर लगता है तो किनारे हो जाए। मैं तो यही चाहूंगा कि हम सब लोग इस परिवर्तन को सफल बनाने के लिए और अपनी ताकत इसमें झोंकें। और दरअसल बिहार तो नेतृत्व इस मामले में करेगा। बाकी चीजें हैं, आजकल बिहार मॉडल की चर्चा हो रही है, न्याय के साथ विकास की बात हो रही है। बिहार के लोगों ने विकास के नाम पर वोट दे दिया, इसकी चर्चा हो रही है। विकास क्या है, इस पर चर्चा हो रही है। हम तो न्याय के साथ विकास बोलते हैं ना। अगर 150 बड़े उद्योग लग जाएं, राज्य का जीडीपी बढ़ जाए, उससे ही सिर्फ विकास नहीं होगा। विकास का पैमाना होगा हमारी कितनी महिलाएं एनीमिया के शिकार हैं, हमारे कितने बच्चे कुपोषित हैं, पैमाना वो बनेगा। कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 25 लाख बच्चे, 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर थे, अब घटकर वो 3-3.5% पर आ गया। अब वो चल रहा है कि एक भी बच्चे बाहर न रहे। पहले हमने सबको स्कूल पहुंचाया, अब स्कूल के में अब क्वालिटी पर हम जोर देंगे, गुणवत्ता पर जोर देंगे, ताकि जो स्कूल चला गया वो स्कूल छोड़ करके बाहर ना आ जाए। ये काम हम लोगों को करना। तो कितने बच्चे स्कूलों के बाहर हैं, ये सब आधार बनेगा विकास का। विकास का आधार फैक्ट्रियों की संख्या नहीं बनेगी। बहुत विकसित राज्य हैं जिसकी धूम है, लेकिन महिलाएं कुपोषण की शिकार है। तो उस विकास का क्या मतलब? जिस विकास में आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार नहीं होता, सबको 2 जून रोटी नसीब नहीं होती है, हमारे हर बच्चे को स्कूल जाने की सुविधा नहीं है, उस विकास का मतलब नहीं है। तो यही है हम लोगों का विकास, जो सबके लिए फायदेमंद हो, सबका विकास हो, सबका उत्थान हो। अब इस बार हम लोगों ने तय कर दिया, लड़का लड़की को तो साइकिल दे ही दिया, अब करने जा रहे हैं कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक, लड़का हो या लड़की, सबको स्कूल जाने वाले सरकारी स्कूल मदरसा जिसका भी हम लोग जिनको ग्रांट देते हैं, वो सबको के बच्चों को, बच्चियों को 1 से 8वां या उसके समतुल्य कक्षाओं में जो भी जाएगा उसको पोशाक के लिए पैसा देंगे, सब बच्चे को। 6 साल से 14 साल के आयु वर्ग के बीच में 2 करोड़ से 7 लाख के करीब बच्चे। अब हम लोगों ने तय किया कि सबका हेल्थ कार्ड बनेगा और साल में एक बार सबका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, मेडिकल चेकअप होगा। उससे पता चलेगा इसको कोई बीमारी तो नहीं है, इसमें कोई कमी तो नहीं है, कुपोषण का शिकार तो नहीं है। और वही नहीं, इसको हम आंगनबाड़ी केंद्रों तक ले जाना, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को भी ठीक ढंग से जाए। हम बहुत का आंगनबाड़ी केंद्र घूमे विश्वास यात्रा में, लगा कि साहब फटा चिटा कपड़ा पहने हुए गंदा, तो हमने तय किया कि नहीं, इनको भी कपड़ा खरीदने के लिए पैसा देना। तो ये एक एक व्यक्ति को समाज में जो हाशिए पर है, अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसको अगर
लाभ मिला और वो आगे बढ़ गया, वही विकास है और वही हम लोगों का मॉडल। और दूसरी इसकी खासियत है कि हम किसी को छोड़ते नहीं, सबको जोड़ते हैं। छोड़ करके नहीं चलना, सबको जोड़ना। अब बताइए साहब, चुनाव के पहले तो सब लोग बोल रहे थे, कोई आरक्षण दे रहे थे सवर्ण समाज को। हमने तो अभी तय किया कि हम उनकी स्थिति का अध्ययन करने के लिए और सवर्ण समाज में जो गरीबी है या जिसमें शिक्षा की कमी है, उन सब का आकलन करके, अध्ययन करके क्या करना है इसका उपाय सुझाएगी, अनुशंसा करेगी। इसके लिए हमने आयोग बनाने का निर्णय किया। हम लोग उसके बारे में पूरा सब कुछ बना दिया है, लोग का चयन कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा काम है और लोग उसके बारे में सुझाव देंगे। तो क्या क्या पहले प्रचार करते थे, आजकल भी बहुत लोगों को हो रही है परेशानी, भयंकर परेशानी। बाकी लोगों को तो हम कहना नहीं चाहते, पता नहीं कुछ लोग अभी सार्वजनिक रूप से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपने घर के अंदर बैठ के बड़ी भारी चिंता में है। फिर से बिहार में पुरानी बात करना चाहते हैं, सब अब रहेगा नहीं। बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है, सबका उत्थान होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए और सब लोगों की ताकत मिलेगी तो ताकतवर बिहार बनेगा, यही हम कहते रहे। तो बहुत काम करना है और सामाजिक परिवर्तन की इस धारा को तेज करना है। तो हम तो उसी सब काम में लगे रहते हैं, जब जब हुक्म कीजिएगा पार्टी के काम में भी आ ही जाते हैं, कोई हम उसमें पीछे नहीं रहते हैं। खुद भी तो मेंबर बनना ही है, उसके अलावे भी सबको मेंबर बनाने के लिए भी रहेंगे। और वशिष्ठ भाई देखिए, एक कितनी बड़ी बात है, इनकी सोच है। एक दिन उन्होंने आकर के कहा कि भाई मेंबरशिप ड्राइव, हम सदस्यता अभियान चलाएंगे, लेकिन उसके साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम करेंगे। हमने कहा तो बहुत बड़ी बात आपने कही, बिहार में फॉरेस्ट कवर 6% है। हम अगर जनता दल यू के सदस्यता के साथ साथ लाखों वृक्ष लगाएंगे और ये भावना पैदा कर देंगे कि वृक्ष की रक्षा करो, ये इनकी रक्षा करना नहीं है, अपने भावी पीढ़ी की रक्षा करना। पेड़ नहीं रहेगा तो फिर रहना क्या। देख रहे हैं गंगा जी का हाल, धीरे धीरे गंगा नदी का हाल जाकर के देख लीजिए, चारों तरफ हाल बिगड़ते जा रहा है। ये मौसम का मिजाज देख रहे हैं ना, ठंडा पड़ा तो खूब कस के ठंडा पड़ा, गर्मी तो वैसे ही गर्मी, ठंडा की अवधि कम जा रही है। जब गेहूं के पकने का समय आता है तो उसमें 2 डिग्री टेम्परेचर पिछले साल बढ़ गया, 15% फसल कम हुई। हम रोज कृषि वैज्ञानिकों से और अन्य वैज्ञानिकों से कहते हैं कि साहब ये जो मौसम का में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसका सामना करने के लिए उसी प्रकार के हमें बीज निकालने पड़ेंगे। तो वो सब बातें तो अपनी जगह पर हो रही, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा, ये जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ है, तो उससे ये जो प्रकृति का चक्र है उस पर फर्क पड़ने लगा। तो एक मामूली सी पहल एक पार्टी ने अगर करने का सोचा है तो मैं इसके लिए वशिष्ठ भाई का अभिनंदन करता हूं। और सबसे मैं अपील करूंगा, हम लोग तो लगाएंगे ही, आप लोग इसको जरा, ये बहुत सशक्त माध्यम बनेगा। ढेर आदमी को समझ में नहीं आता है, शुरू में कोई बात कहिए तो शुरू में उतना बात उसमें मन नहीं लगता है, लेकिन देखिएगा अगर मन से करना शुरू कीजिएगा तो मन भी लग जाएगा और उसका फायदा भी। आप तो थोड़ा बहुत मेरा बात माना करिए ना, थोड़ा बहुत तो मानिए। अब 5 साल तो हम सुनते रहते थे, देखे ना जनता के मिजाज को तो हम ही भांपे हुए थे। बहुत लोग तो कंफ्यूजन में पड़ गए थे, ईमानदारी की बात तो यही है, ढेर आदमी कंफ्यूजन में पड़ गए थे। कितना आदमी तरह तरह कहता था हंग होगा असेंबली। तो अब तो कम से कम कुछ बात माना करिए, जब आगे के बारे में कुछ बताते हैं या कुछ कहते हैं तो उस पर गौर किया कीजिए, कम से कम पहले की तरफ गौर। आप साथ मेरा ही देते
लेकिन बात थोड़ा कम मानते थे। तो अब साथ तो दीजिए ही, लेकिन बात भी थोड़ा मान जाइए। तो ये सब जो कार्यक्रम है वो बहुत लाभ देगा। अजय कुमार सिंह बीच में विधायक के हंस रहे हैं, ये थोड़ा बहुत रहते थे, लॉबी में बैठ करके बहुत चिंता में पड़े रहते थे। ये जो प्रेम से जीत के आए हैं, तो आप ठीक से सुनते हैं मेरी बात है? अब वो तब आप है ही है, तब आप न बोलिएगा। इस पर कुछ कविता विता कह के सुनाइए। हमको तो जितना कहना होता उतना ही कहते हैं। देखिए जोगेश जी, बहुत आदमी कौन क्या करता उसके चक्कर में मत पड़ना चाहिए। हम तो अपने बारे में मान लिए हैं कि हम ठगा जाते हैं, हमको आसानी से ठग लेता है। तो काम अब वशिष्ठ भाई पर हम सौंप दिए हैं कि भाई हमको कोई ठगने ही नहीं आएगा, हम ठगाएंगे नहीं। ऐसी ऐसी बात लोगों का सुनते हैं, कभी कभी अचरज होता है साहब। खैर उन सब बातों को करने से क्या फायदा। अपना काम कीजिए, कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, उस पर चिंता मत कीजिए। देखिए क्या सही है, क्या बिहार को आगे ले जाएगा, और क्या फिर से बिहार के समाज को शीर्ष पर पहुंचाएगा, उसी पर चलिए। तो काल चक्र है, घूम रहा, अब फिर बिहार ऊपर की ओर जा रहा। अब कोई दुनिया की ताकत इसको ऊपर उठने से रोक नहीं सकती। बाकी तो थोड़ा बहुत टंग खिंचाई चलते रहेगा, उसको क्या चिंता कीजिएगा। टांग उंग खींचेगा तो कुछ गिरिएगा तो कुछ इलाज होगा, तब पार्टी है काहे के लिए। कोई लोग फर्स्ट एड का मरीज होता है तो हम लोग कह देते हैं जी लग रहा है फर्स्ट एड का है वशिष्ठ भाई मरीज। किसी के बारे में हम कहते हैं कि भाई अभी कहते हैं कि जिसन का केस हो गया ही। तो बहुत तरह के केस होंगे, तो चलते रहता है, प्रकृति का नियम है। कुछ लोग अस्पताल जाते हैं, कुछ लोग अस्पताल से स्वस्थ होकर घर आते हैं, कुछ लोग अस्पताल जाते हैं वहीं से ऊपर सिधार जाते हैं। तो प्रकृति का नियम है। तो कोई नाराज होगा ठीक हो जाएगा, कोई नाराज है आपको छोड़कर चला जाएगा। लेकिन ये कारवां चलता रहेगा और अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सीआरपी के जवान के द्वारा एक लड़की की हत्या के रूप में हम इसको देखते हैं। उसकी पूरी तहकीकात हो रही है और जहाँ तक आम जो हमारे माने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, अब उसके किसी जवान के द्वारा इस प्रकार की हरकत की गई है, तो इसके लिए हमने गृह सचिव को आज कहा भी है, वे बात कर रहे हैं और इस मामले को हम लोग उठाएंगे कि भाई लोगों को ठीक ढंग से सेंसिटाइज करना चाहिए, लोगों के साथ उनका व्यवहार कैसा होगा। और सारी बात तो आ रही है और पूरी बात तहकीकात के बाद सामने आ जाएगी। सीआरपी के कैंप का जहाँ तक प्रश्न है, हम लोगों ने पहले ही इसके बारे में तय किया हुआ है कि वही नहीं जितने भी स्कूल वगैरह में हैं उनको, कॉलेज में, शैक्षणिक संस्थान में उनको अन्यत्र रखा जाए और लोगों के साथ ज़्यादा उनके बीच में संपर्क नहीं होना चाहिए। वे अपना ड्यूटी करें। आम नागरिक जो हमारे सशस्त्र बल के लोग हैं उनकी इज्जत करते हैं और एकाध इस प्रकार की घटना होती है, इसको लेकर के ये पूरे संगठन की बदनामी हो जाती है, उसकी छवि बिगड़ती है। हालांकि एक व्यक्तिगत रूप से की गई घटना है, इसका सीआरपी संगठन से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वे अपने जवानों को कैसे ठीक ढंग से नियंत्रित रखें, सेंसिटाइज करें। कुछ समय पहले एसएसबी के लोगों के द्वारा जो कुछ भी किया गया, तो उसको लेकर के भी हमने इस बार जो मीटिंग थी इंटरनल सिक्योरिटी की, वहाँ हमने इस प्रश्न को उठाया भी था कि लोगों को ठीक ढंग से सेंसिटाइज करें और जो भी इस ढंग की कार्रवाई में कोई पाया जाता है
तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, वह तो होगा ही, लेकिन साथ साथ उनका सेंसिटाइजेशन और फिर अलग जगह पर उनको रखना, तो ये सारी बातें। और आज होम सेक्रेटरी को हमने कहा था कि राज्य सरकार का जो क्षोभ है उससे उनको अवगत कराएं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मदद भी की जाएगी क्या उस खिलाड़ी की मदद तो वो रेलवे की एम्प्लॉई थी, जो भी मदद की होगी। सबसे बड़ी बात है ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। और नहीं, कैंप के बारे में हमने आपको बताया कि कैंप को अन्यत्र ले जाने के लिए सिर्फ वही की बात नहीं है, जितने इस प्रकार के संस्थानों में लोग हैं उन जगहों से अलग उनको रखा जाए, इसके बारे में कार्रवाई हो रही है। कई जगहों पर शिक्षण संस्थानों में थे, उनको हटाया गया। अब ऐसी जगहों पर उनका रहना परेशानी पैदा करता, आखिर उनके रहने की जगह भी होनी चाहिए, उनको रखना भी है, उनकी आवश्यकता भी है। और एक जवान ने इस प्रकार की हरकत की है और जघन्य अपराध किया है, तो उसके चलते पूरे संगठन को घेरे में लेना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी संगठन की छवि पर जो आघात होता है, तो संगठन को भी कहा जा रहा है कि वो लोगों को कैसे नियंत्रित रखें, व्यवहार पर किस प्रकार से अंकुश रहे, इन सब सारी चीज़ों के बारे में होना चाहिए। एक कोई समय सीमा भी दी गई है? मनोवैज्ञानिक भी प्रश्न है। यह एक कोई सीआरपी वर्सेस पब्लिक का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न थोड़ा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी है। तो पूरे समाज की जो स्थिति है ये उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। अब बताइए, एक लड़की हिमाचल की रहने वाली यहाँ रेलवे में नौकरी कर रही है, एक जवान बिहार के बाहर का रहने वाला है, यहाँ सीआरपी में डिप्लॉयड है, और ये कोई कार्रवाई यहाँ कर देता है, इससे हम सभी लोग चिंतित होते हैं। तो एक है, इसके हर पहलू की तहकीकात भी हो रही है और इसके लिए जो भी उपचारात्मक कदम हो सकते हैं वो हम लोग कोशिश करेंगे कि उठाएं, और जो राज्य के जिम्मे है हम वो काम करें।